जय हिंद जवानों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 की भर्ती के लिए डीआई वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखिए, जिन स्टूडेंट को ये डीआई का मतलब नहीं पता, यहां पर आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो, लेकिन अब भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा चैप्टर होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है, लेकिन जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तब उनको लगता है कि यहां से तो 3 क्वेश्चंस आते हैं और 3 क्वेश्चंस मतलब 3 नंबर के। और जो आपका मैथ का टारगेट है कि मुझे मैथ में 35 में से 35 स्कोर करना है, वो कब अचीव होगा? जब आप हर एक नंबर करो। तो यहां से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर के आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसलिए मैंने ये चैप्टर आपके लिए सबसे पहले लेके आया और मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को बस आप ध्यान से देखना। अगर वीडियो को आप ध्यान से देख लोगे, समझाने की गारंटी मेरी है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। बड़े प्यार से समझाऊंगा, बड़े आराम से समझाने वाला हूं, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में सेट होने वाला है। अगर अपना सपना बना लिया है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, तो सपने को साकार करने के लिए हर एक उस चैप्टर को हमें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे भी करके हमें उसे सीखना है और आराम से, बिल्कुल इजी वे से सिखाने की गारंटी मेरी है। पढ़ने का आप खुद ही ये कर लो कि मुझे पढ़ना है, सिखा मैं दूंगा। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 को जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मैंने बोला है ना, मैं आपको सिखा रहा हूं। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, चौथा तो आप खुद निकालोगे। क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियों में 6 साल की अवधि दी गई है और वो 2001 से 2006 के दौरान। अब यहां पर देखो, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 6 सालों के बारे में दिया गया है। ठीक है, उम्मीदवारों की उपस्थिति बताई गई है कि कितने उम्मीदवार प्रेजेंट रहे थे। ठीक है, तुलना में परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है। इधर जो दिया गया है, ये प्रतिशत दिया गया है कि इस साल में इतने प्रतिशत से, इस साल में इतने प्रतिशत से। नीचे दिए गए वर्षों की किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम अंतर था, यह अपने को बताना है कि कहां पर कम अंतर था। बताइए, अंतर कम कहां था? देखिए, जहां पर ये आपको ये यहां पर लिखा हुआ है ना, ये सेम ही ऊपर डायग्राम में बनाकर लिखा गया है कि यहां पर इतने इतने प्रेजेंट रहे हैं। तो अब अपने को बताना है कि सबसे कम अंतर कहां था। दोबारा से पढ़ लो कि 2001 से 2006 के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाती है। ये प्रतिशत दर्शा रही है। ठीक है, नीचे दिए गए वर्षों की किस जोड़ी में, नीचे दिए गए वर्षों की किस जोड़ी में, यह जोड़ी दी गई आपको यहां पर, उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम अंतर था। सबसे कम अंतर किसमें था, यह अपने को बताना है। ऑप्शंस आपको 4 ये दिए गए हैं। सबसे पहले 2003 और 2004 में देखो, 2003 और 2004 में 1% का अंतर है, क्योंकि यहां पर 59 था, यहां पर 60 था। देखो, 59 और 60 अंतर कितने का आ गया? 1 का अंतर आ गया। उसके बाद दूसरा देख लो, 2004 और 5, 2004 और 5 में अंतर कितने का है? 20% का अंतर है, क्योंकि यहां पर 60 था और यहां पर 40 था। तो अंतर कितने का हो गया? 20% का। 2002 और 3 में, 2002 और 3 में अंतर देखेंगे तो यहां पर 11% का अंतर था। ये है 2002 और ये 2003। अंतर देखो कितने का है? 11% का अंतर है। ठीक है, उसके बाद 2001 और 2002 है। 2001 और 2002 में देखेंगे तो यहां पर 14% का अंतर है। अब सबसे कम अंतर किसमें है? यही तो हमसे पूछा है कि प्रतिशत में कम अंतर कौन सा था। तो सबसे कम कौन सा हो गया? 1 वाला। और ये 1 वाला किसमें है आपका? यहां पर देखोगे 2003 और 2004 में। ये तो 11% वाला है ना,
ये वाला है एक वाला 2003 और 2004, 2003 और 2004 में एक का अंतर था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से रिपीट करवा देता हूं, समझा देता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बड़ा इजी बन जाएगा। हमसे पूछा है कि नीचे दिए गए इनमें सबसे कम अंतर किसमें है, तो हमने अंतर तो हमें यहां से पता चल गया। आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट सभी का लिख सकते हो। यहां से देखो 14 का अंतर, यहां से देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 11 का अंतर, यहां से देखो 1 का अंतर, यहां से देखेंगे 20 का अंतर, और यहां से देखेंगे 38 का अंतर। सबसे कम किसमें है, 1 का अंतर, और ये किसके अंदर है, 2003 और 2004 में, तो 2003 और 2004 ही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे करना है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखो तब समझ में आ जाएगा, और उसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। देखो चेंज हो जाता है, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपसे पूछे जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, 8 जनवरी 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन ये दिया गया है। क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका ये, कि निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ओके, कुल व्यय 100% है, और वो कितना दिया गया है, 85,000 दिया गया है। कुल व्यय कितना दिया गया है, मतलब कुल खर्चा, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है, जो आपको दिया गया है कितने रुपए है, 85,000 रुपए। आगे देखो, भोजन F और घरेलू खर्च H पर एक साथ खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब अपने को बताना है किसके ऊपर, भोजन के ऊपर, ठीक है, भोजन के ऊपर यानी फूड के ऊपर, और घरेलू खर्च के ऊपर एक साथ खर्च की गई राशि। तो सबसे पहले भोजन पे खर्चा देखो, यहां पर दिया गया है कि परिवहन पे 15% खर्च करता है, खाद्य पे इतना करता है, निवेश इतना करता है, खरीदारी इतना करता है। तो सबसे पहले भोजन का दिया गया है, तो यहां पर भोजन कौन सा है, खाद्य होता है, जो हम खाते हैं उसी को तो भोजन बोलते हैं। तो इसके लिए कितना है, 13%, तो 13% तो किसके लिए हो गया, भोजन के लिए हो गया। उसके बाद घरेलू खर्चे, घरेलू खर्चे ये वाला है, और इसके लिए वो कितना करता है, 17% खर्च करता है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30%, तो 30% उसका खर्चा हो रहा है। बस 85,000 का मैंने प्रतिशत निकालना आपको कल ही सिखाया था, इसका 30% निकाल दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां पर 2 जीरो आ जाएंगी, 5 3 15 और 24 और 1 25, 25,500 रुपए क्या करता है, खर्च करता है, 25,500। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया, थोड़ा सा भी डाउट है दोबारा से डाउट क्लियर करता हूं। थोड़ा सा भी किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो उस डाउट को हम समाप्त करते हैं। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को। इसमें बोला गया कि कुल खर्चा कितना है, वो है 85,000 रुपए। उसमें से भोजन के ऊपर और घरेलू खर्च पर एक साथ खर्च की गई राशि, मतलब दोनों को मिलाकर खर्च की गई राशि कितनी है। तो यहां पर हमने देखा कि भोजन के ऊपर कितना हो रहा है, 13% हो रहा है। दूसरा था अपना घरेलू खर्चा, घरेलू खर्चे पे कितना हो रहा है, 17, दोनों को जोड़ा तो कितना प्रतिशत खर्चा हो गया, 30%। कुल खर्चा हमें 85,000 दिया गया है, तो 85,000 का 30% क्या होगा, जो हमसे पूछा है, ये हम निकाल देंगे, और ये निकालेंगे तो 25,500 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, फिर देखो कि आपसे क्या पूछा गया है। खाद्य का मतलब होता है खाना, इस बात को याद रख लेना, ठीक है, ये थोड़े स्मार्ट चीजें खेल जाता है वो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है, ये वही क्वेश्चन है, उसी का पार्ट 2 है। इसमें क्या बोला गया, खर्चा तो उतना ही है, शिक्षा शुल्क में कितना और पैसा जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह किराए और घरेलू खर्च पर की गई राशि के बराबर हो जाए। ध्यान से पढ़ो, सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। मैं इसको हटाता हूं, दोबारा से आराम से पढ़ते हैं कि शिक्षा शुल्क में कितना और पैसा जोड़ा जाए। तो पहले देखो शिक्षा शुल्क कहां है, अब यहां पर शिक्षा शुल्क नहीं दिख रहा है ना, शिक्षा का मतलब होता है शैक्षणिक शुल्क, ठीक है, तभी तो मैंने इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी लिया है। इसके ऊपर कितना हो रहा है, 19% का खर्चा हो रहा है। इसमें कितना और जोड़ा जाए खर्चा,
ठीक है, कितना पैसा और जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह किराया, किराया कौन सा है अपना, ये वाला है किराया, और घरेलू खर्च पर की गई राशि, घरेलू खर्च अभी हमने किया था, घरेलू खर्च ये है, इस पर की गई राशि के बराबर हो जाए। तो यहां पर 14% इसमें हो रहा है, 14% किसके ऊपर हो रहा है, किराए के ऊपर। उसके बाद 17% किसके ऊपर हो रहा है, घरेलू खर्चे के ऊपर। टोटल 31% खर्चा हो रहा है। और इसके बराबर ही किसको कर रहे हैं, हमको शिक्षा वाले को। उस पर कितना खर्च कर रहे हैं, अभी 19। तो 31 में से 19% खर्चा हो रहा है, बच गया कितना, 12%। इसका मतलब 12% खर्चा हमें और करना चाहिए शिक्षा के ऊपर। ठीक है, शिक्षा बहुत जरूरी है ना। देखो इसमें भी बोला गया है कि शिक्षा के ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहिए, तो 12% और खर्चा करना चाहिए। अब हमें रुपए में पूछा है, वो कितना होगा, टोटल कितना है, कुल 85,000 है। इसका 12% निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितना करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इसको गुना करो 850 गुना 12 और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 850 को 12 से गुना कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो करना ही पड़ेगा, यहां पर नहीं है तो 85 को 12 से कर लो। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसका कर सकते हो। पहले बेसिक कर लेते हैं हम। 5 दूनी 10 और 16 और 1 17 और उसके बाद कितना आ गया 85। यहां से आ गया 0 2 और 0 और 1 0 और लग जाएगी, 10,200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगी। दूसरा गुना कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि 85 को 10 से गुना करते 850 आता, उसमें से 85 गुना 2 170 और जोड़ दो, 850 में 170 जोड़ दो तो 1000 कितना आ जाएगा ये, हाँ 1020 आ जाएगा और 1 जीरो और है वो जीरो लगा दो, 10,200 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। उसको छोड़ो, सिंपल समझ में आ गया। क्या बोला गया कि शिक्षा के ऊपर कितना होता है 19%। उसके बाद किराए के ऊपर और घरेलू खर्च के ऊपर जितना खर्च होता है उसके बराबर करना है। तो इन दोनों के ऊपर तो खर्च होता है 31% और उसको भी 31% ही करना है। तो इसका मतलब 12% खर्चा और करना पड़ेगा। तो 85,000 का 12% हमने निकाल दिया, जो हमारा आंसर निकल के आ गया। ओके जी, समझ में आया, सभी के दिमाग में सेट हुआ कि कैसे कैसे क्या करना होता है। अगर दिमाग में सेट हो गया तो ये वाला क्वेश्चन अब आप करो, अब आप ट्राई करो खुद। आप देख सकते हो आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया है, आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 दिसंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, इन निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए। ये बार ग्राफ दिया गया है, इसका आपको अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। देखो ध्यान से कि एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाएं हैं। एक कोई पब्लिशिंग कंपनी है जो पब्लिश करती है और उसकी 5 शाखाएं हैं। शाखाएं कौन सी दी गई है, C1 C2 C3 और C4 C5, ये 5 शाखाएं दी गई हैं। ठीक है, कि 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री दी गई है और वो भी 1000 में दी गई है। तो सबसे पहले क्या है, 10 और 11 की दी गई है। 10 के लिए पहले वाला है वो 2010 के लिए है, यहां पर बताया गया है, और दूसरे वाला 2011 के लिए, ये भी आपको बताया गया है। पहले ये 2010 में बिक्री हुई थी, ये 2011 में हुई थी और ये हजारों में दी गई है। इसका मतलब पहले 58,000 हुई थी 2010 में, तो फिर 68,000 हुई, ऐसे दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या बोला गया, वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए। अब 2010 में जितनी भी बिक्री हुई है सभी शाखाओं की, उनका औसत ज्ञात करना है कि औसत कितना रहा था। सबसे पहले देखो यहां पर ये है 2010 वाली, पहले वाला। ठीक है, तो यहां पर पहले में 58,000 की हुई थी, दूसरे में कितनी हुई 72,000 की हुई, तीसरे में कितनी हुई 66,000 की हुई, चौथे में कितनी हुई 76,000 की हुई, और उसके बाद पांचवें में कितनी हुई 48,000 की हुई। ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसका औसत निकालना है। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पहले आंकड़ों का योग करो, ये आपके पास आंकड़े दिए गए, इनका योग करो। योग का मतलब जोड़, 6 6 12 और 2 14,
14 और 8 कितना हो गया? 14 और 8 22 और 8 30, तो यहां से 3 3 4 7 7 7 14 14 6 20 20 और 7 27 और 5 32, कितना आ गया? 320। कितनी संख्याएं हैं? 5 से भाग कर दो, 5 छंगे 30, 5 चौके 20, कितना आ गया? 64। तो यही आपका औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया यहां पे? करेक्ट आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई? ध्यान से पढ़ा, बस कुछ नहीं किया, ध्यान से पढ़ा, जो जो बोला था वैसे वैसे हम करते गए, आराम से आंसर निकल गया। इसमें औसत पूछा था, तो औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग किया, जो 320 आ गया, आंकड़ों की संख्या हमने देखी, 5 से डिवाइड कर दिया, हमारा औसत निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है। देखो इसमें क्या बताना है, यहां तक तो सेम है। ये है क्वेश्चन, दोनों वर्षों में कंपनी की शाखा C1, C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। एक साथ कुल बिक्री ज्ञात करनी है और दोनों वर्षों की। किस किस की? C1, C3 और C5 की। ये है अपनी C1, ये है C3 और ये है C5। इनकी टोटल बिक्री बतानी है 1000 में। तो यहां से देखो इसमें कितना हुआ? 58 + 68, दोनों वर्षों की है। इसमें देखो कितना है? 66 + 72, इसकी दोनों वर्षों की है। और इसमें देखेंगे 48 + 73, इसमें भी दोनों वर्षों की है। तो यहां पर देखेंगे 8 8 16 और 11 और 1 12, 126 हो गया। 126 यहां पर जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया और 13 138 आ गया। इधर जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 121 आ गया। इन सभी को जोड़ना है, तो 14 और 1 कितना आ गया? 15 और 5 2 7 और 1 8 और 3 कितना आ गया? 385। 385 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। बताओ ऐसा कुछ था जो आप ना कर पाए? आपको ध्यान से पता चल गया कि ये C1, C2, C3, C4, C5 है। तो इसमें कौन कौन सी के बारे में बोला था? C1, C3 और C5 के बारे में। तो ये हमारी C1 होगी, ये C3 होगी, ये C5 होगी। इनके दोनों वर्षों का, पहले वर्ष में 58 है, दूसरे में 68 है, पहले में 66 है, दूसरे में 72 है, पहले में 48 है, फिर 73 है। तीनों का जोड़ना है, क्योंकि तीनों का पूछा है एक साथ कुल कितनी बिक्री हुई, तीनों को जोड़ दियो, 385 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 1000 में दिया गया, 1000 में ही पूछा गया है। बात समझ में आ गई? ऐसे अपने को करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, उसी का तीसरा पार्ट है। जिनको लगता है ना कि सिर्फ कांस्टेबल में ही 3 क्वेश्चंस आते हैं, एसआई में 3 क्वेश्चंस नहीं आते, या तीनों के तीनों क्वेश्चंस एसआई के ही है, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या बताना है? एक पब्लिशिंग कंपनी, यहां तक बिक्री हजारों में दी गई, क्वेश्चन ये है, इसका बताना है कि शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ क्या नहीं निकाल सकते? C2 के बारे में बोला है, ये है अपना C2, C4 के बारे में बोला है, ये है C4। इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, और जो अनुपात आए वो आप कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप सभी ने समझ लिया है, और आप सभी जब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो। कमेंट करके जरूर बता देना। देखिए अभी शुरुआत की है तो मैंने आपको सिखा दिया है। ये जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, इस चैप्टर को मैं दोबारा जरूर पढ़ाऊंगा। इसमें अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं दोबारा जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी जब आप स्टूडेंट को मैंने प्रीवियस ईयर पेपर दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उनको यहां पर प्रॉब्लम आ रही थी 3 क्वेश्चंस को सोल्व करने में, तो मैंने आज आपको सिखा दिया है कैसे आपको सोल्व करना है। अभी तो हमारी क्लासेज है वो टॉपिक वाइज चलना स्टार्ट हो गई है, तो जैसे जैसे हम पढ़ते हुए चलेंगे इस टॉपिक को दोबारा से हम पढ़ेंगे। इसमें तो पिछली बार एक ही टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन हम इसकी 3 से 4 टाइप पढ़ेंगे, जो कैसे भी आपके एग्जाम में आ जाए आप उसके लिए तैयार हो। मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैथ में 35 में से 35 स्कोर करोगे,
एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारी क्लास से बाहर जाए। और अगर ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बता देना, क्वेश्चंस का आंसर भी कमेंट करके दे देना। और अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया करो, उनको भी बता दो कि आओ मैथ पढ़ो, जो मैथ का डर है उसको समाप्त करो। ठीक है जी। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो, सारे के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस सारे के सारे मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।